और मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें कुछ कुछ जो डेरिवेशंस हैं वो मैं बुक में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको मैंने अभी रोका हुआ है। पूरा कोर्स हो जाएगा ना तो टिक लगा के रखना, मुझे बताना, जैसे कि इस चैप्टर का कुछ कुछ डेरिवेशन मैं नहीं समझाई हूँ। ठीक है, या हो सके तो मैं कोर्स खत्म होने के बाद सारे चैप्टर के जो डेरिवेशंस हैं जो एग्जाम में आते हैं मैं उनको बोर्ड पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, मुझे बस बता देना, एक बार याद दिला देना कि मैम आप डेरिवेशन समझाने बोले थे, तो मैं कोर्स खत्म होने के बाद एक बार स्टार्ट कर दूंगी। अब पहले मैं अभी आप पढ़ा के खत्म करूंगी, थर्मोडायनेमिक्स तक का नोट सेंड करूंगी। थर्मोडायनेमिक्स के बाद का जो नोट्स है ना वो मैं बाद में भेजूंगी, एग्जाम में आएगा यहाँ तक। चलो, कल हम लोग पढ़ रहे थे हीट इंजन और उसकी इफिशियंसी के बारे में। ठीक है, हीट इंजन को मैंने बताया था एक साइक्लिक डिवाइस होता है। साइक्लिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ से हीट लेके अपना वर्क स्टार्ट करेगा, अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद अपने हीट को, बचे हुए हीट को सिंक में ट्रांसफर कर देता है और उसका जो बचा हुआ हीट होता है उसको हम वापस रीयूज कर सकते हैं। तो ये एक साइकिल की तरह वर्क करता है और यहाँ पे हीट के वर्क के थ्रू हीट के थ्रू वर्क कन्वर्ट होता है, इसलिए उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं या साइक्लिक डिवाइस कहते हैं। इसके बाद है कार्नोट इंजन, ये भी एग्जाम में आता है। इसका भी डेरिवेशन है लॉन्ग सा, बट अब मैं सिर्फ थोड़ी एक्सटेंड कर रही हूँ और डेरिवेशन को बोर्ड पर समझाऊंगी। हीट इंजन जो हमने पढ़ा था वो बहुत ही लो एफिशिएंसी का होता है, मतलब उसकी वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है या जो एबिलिटी है वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि उसके उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और भी इंजन को बनाया गया था, बट उसके इफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं किया जा सका। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक इंजन बनाया। ठीक है, एक आइडियल इंजन बनाया जहां पर लॉस का हीट नहीं होता है, नो लॉस ऑफ हीट। ठीक है, जितना भी उसके पार्ट्स अगर फ्रिक्शन करेंगे उसमें हीट का लॉस नहीं होता था। ठीक है, लेकिन वो जो इंजन उन्होंने बनाया था उसको प्रैक्टिकल पर्पज से यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए बस उसको हम यहाँ पर स्टडी के लिए ही यूज करते हैं। तो कार्नोट इंजन जो है वो एक रिवर्सिबल इंजन होता है और इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बट इसको हम प्रैक्टिस में यूज नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस में यूज नहीं ला सकते हैं। अब हाँ, तो इस कोई भी इंजन जो होता है उसकी इफिशियंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं होती है अभी तक। इसे कुछ पार्ट के नाम दिए गए हैं, हीट सोर्स, सिंक, सिलेंडर एंड पिस्टन। इसके बाद है फोर्थ आपका कंप्लीट इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म और 5 है वर्किंग सब्सटेंस। 5 यहाँ पे इसके पार्ट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है हीट सोर्स, हीट सोर्स का मतलब ये हुआ कि वो एरिया या वो सोर्स जहाँ से हीट को लिया जाता है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर वहाँ पे ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर वहाँ पे T1 होगा, उसकी हीट कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा है सिंक, इसका टेम्परेचर जो है वो हीट सोर्स के टेम्परेचर से कम होता है और इसको हम इसके टेम्परेचर को T2 लिखेंगे और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम दे सकते हैं। थर्ड है सिलेंडर और पिस्टन। ठीक है, सिलेंडर जो है वो इंसुलेटेड वॉल का बना होता है और उसके नीचे का जो बेस होगा वो कंडक्टर का बना होगा और इसके ऊपर एक इंसुलेटेड पिस्टन भी लगा होता है जिसकी हेल्प से हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं और वो फ्रिक्शनलेस मोशन करता है। ये है इसका ड्रॉ दिया है कार्नोट इंजन का। ये आपका हाँ, ये आपका सिलेंडर है, दोनों साइड पे एडियाबेटिक वॉल या इंसुलेटिंग वॉल लगा है। बाहर से कोई भी टाइप का हीट अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई भी टाइप का हीट बाहर नहीं जा सकता। नीचे का एरिया जो है वो कंडक्टिंग वॉल का बना होता है, इसके बीच में एक कंप्लीट इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म रखा गया है ताकि ये कंडक्टिंग एरिया है और ये इंसुलेटिंग एरिया है, तो दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आकर के यहाँ का हीट यहाँ ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, इसके बाद कंडक्टर रखा गया है, यहाँ पर एक कंडक्टर रखा गया है, इसको एनर्जी सोर्स कहा जाएगा जिससे एनर्जी को हम देंगे। और ये सिंक है जहाँ पर बची हुई एनर्जी, बचा हुआ जो हीट होता है यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाता है। तो वर्किंग सब्सटेंस में हम यहाँ पे जो आइडियल गैस फिल होगा इस सिलेंडर के अंदर का उसको बोलेंगे कि वो इसका एक वर्किंग सब्सटेंस है।
यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं बट उसके वॉल्यूम और प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और एडियाबेटिक में क्या होता है कि सिस्टम के अंदर का हीट बाहर नहीं जा सकता, बाहर का हीट अंदर नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इस इंजन में दोनों प्रोसेस वर्क करते हैं और इसका डेरिवेशन बनेगा जिसको मैं आप लोगों को बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी। ये टॉपिक देख लो, रेफ्रिजरेटर, ये भी एग्जाम में आता है। रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। रेफ्रिजरेटर आप घर पे यूज करते हैं, आपको पता होगा कैसा होता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है या फिर हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, सॉरी, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे कन्वर्ट करता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है ये कार्नोट इंजन की तरह ही वर्क करता है बट रिवर्स डायरेक्शन पे वर्क करता है। कार्नोट इंजन हाई से लो टेम्परेचर में फ्लो, हाई से लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है बट रेफ्रिजरेटर लो से हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। तो कार्नोट इंजन के हर एक साइकिल में जो वर्किंग सब्सटेंस है, मतलब कि जो गैस होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है सोर्स से और वर्क कंप्लीट करने के बाद में बचे हुए हीट को सिंक में ट्रांसफर कर देती है। तो इस रेफ्रिजरेटर में देखिए, रेफ्रिजरेटर के हर एक साइकिल में जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बचे हुए हीट को सिंक में ट्रांसफर कर देता है। इसके भी 3 मेन पार्ट है यहाँ पे, सिंक, सोर्स और वर्किंग सब्सटेंस। सिंक का लोअर टेम्परेचर होगा, सोर्स का हायर टेम्परेचर होगा और वर्किंग सब्सटेंस में हम देखते हैं अमोनिया या फ्रियॉन गैस को यूज किया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका फॉर्मूला है CCl2F2। ठीक है, अमोनिया, सॉरी, ये फ्रियॉन गैस का फॉर्मूला है। इसका ड्रॉ देखिए, ड्रॉ में दिखाया गया है, ये आपका हायर टेम्परेचर पर है, मतलब कि आपका सोर्स होगा, ये लोअर टेम्परेचर पर, मतलब ये आपका सिंक होगा, या वर्किंग सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ पे गैस फिल होगी। तो इस टेम्परेचर से, इस वाले एरिया से हीट को लिया जाता है, वर्किंग सब्सटेंस में यूज किया जाता है और बचे हुए हीट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, फूड को कंजर्व करके रखने के लिए। इसके अंदर पे वाटर रखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर पे जो वर्क होता है इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू या फिर फ्रियॉन गैस के थ्रू ही वर्क होता है, मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर या फ्रियॉन गैस को वर्किंग सब्सटेंस कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक का। लेट हमने माना कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो Q2 हीट को एब्जॉर्ब करता है लोअर टेम्परेचर पे, और जब वो Q2 हीट को एब्जॉर्ब करेगा लोअर टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे वो उसे हीट को एब्जॉर्ब करे या एमिट करे, वो वहाँ पे वर्क कंप्लीट करता है, W वर्क वो कंप्लीट करता है। Q1 जो हीट है वो दिया जाएगा और Q2 हीट को लिया जाएगा या एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जब वो वर्क करता है तो वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसलिए हमने यहाँ पर Q2 जो है वो मोर हीट हुआ, Q1 जो है वो लेस हीट हुआ, और वर्क जब कंप्लीट करता है रिवर्स डायरेक्शन पे, मैंने बताया था कि ये भी कार्नोट इंजन की तरह ही वर्क करता है बस रिवर्स डायरेक्शन पे, इसलिए यहाँ पर जो ओमेगा, सॉरी, जो W है वो माइनस फॉर्म पे रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू वर्क किया गया है। तो इस कंडीशन पे आप Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो W प्लस Q2 आ जाएगी। अब इसका एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक, सिंक से कितने हीट को एक्सट्रैक्ट किया गया है और वर्किंग सब्सटेंस से तो कितना वर्क किया गया है, दोनों के रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कहते हैं और उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंक का हीट हो गया Q2, वर्क हो गया W। Q2 एज इट इज रहेगा, वर्क हम निकालेंगे यहाँ पर Q1 माइनस Q2, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों को हम Q1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका Q2 अपॉन Q1, पूरे के अपान में 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। वी नो दैट Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन पे हम यहाँ पे
Q2/Q1 के प्लेस पे T2/T1 रखते हैं तो इक्वेशन मिलेगा आपको बीटा इज इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। ये निकलेगा इफिशियंसी या इफिशियंसी रेफ्रिजरेटर की कितना वो वर्क कर सकता है। जो फॉर्मूला निकला है ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है जिसको हम COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हीट को हम वर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वर्क को हीट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या ये कंडीशंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व किया गया था और इसके लिए बहुत सारे स्टेटमेंट बताए गए थे जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट बताए गए हैं, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लॉसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है उन्होंने इस स्टेटमेंट में बताया अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताया कि जब कोई भी इंजन साइकिल के मतलब साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू अपना वर्क करता है तो वहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है एंड रिमेनिंग हीट को सिंक में रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इतना हमने देखा था। लेकिन कोई भी हीट इंजन जो है वो पूरा पूरा हीट को पूरे पूरे वर्क में विदाउट रिजेक्ट किए हीट को विदाउट रिजेक्ट किए कन्वर्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर कोई भी हीट सोर्स से हीट दिया जाएगा तो वो अपने कुछ हीट को ही वर्क में कन्वर्ट करेगा और कुछ हीट को सिंक में वापस भेज देता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको केल्विन प्लैंक कांस्टेंट कहा गया, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कहा गया। इनके अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन के लिए इम्पॉसिबल है कि पूरे अब्जॉर्ब किए गए हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाना। दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये रेफ्रिजरेटर के वर्किंग पे बेस्ड है। रेफ्रिजरेटर का वर्किंग क्या था, वो रिवर्स डायरेक्शन पे होता है। वहां पे जो हीट है वो लोअर बॉडी से लिया जाता है और हायर बॉडी को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा वर्क होता है एक्सटर्नल वर्क हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा पूरा एक्सटर्नल वर्क पे हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस बेसिस पे क्लॉसियस ने ये स्टेटमेंट दिया, इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो अपने हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर सके बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के वो अपने पूरे हीट को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सके, ये इम्पॉसिबल होता है। तो यह था इसका सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक का। के बाद में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगी, काइनेटिक थ्योरी, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है पूरा। तो उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे। इसके बाद सिर्फ दो चैप्टर आपके और बचेंगे, ऑसिलेशंस और वेव।